So dear students, today we begin with the next unit, circulatory system of paper 2. आज हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट एक्चुअली ब्लड के साथ डील करेगा, मेनली ब्लड के साथ डील करेगा. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है या फिर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये वो ऑर्गन सिस्टम है जो ब्लड को परमिट करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस ब्लड सेल से बॉडी सेल्स में लाए और बॉडी सेल्स से ब्लड सेल्स में ट्रांसपोर्ट करके फंक्शन स्मूदन करे. ब्लड का काम या सर्कुलेटरी सिस्टम का काम डिजीज़ फाइट करने में, स्टेबलाइज करने में टेम्परेचर को और पीएच को, और इस प्रकार होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के काम आता है. ये हमारा ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे. सो दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. इसमें जो पहला पार्ट है वो ब्लड है, तो वी डील विथ ब्लड टुडे. ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है. ये वो फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट बाहर निकाल देता है. टेक्निकली ब्लड एक ट्रांसपोर्ट लिक्विड भी है और एक टिश्यू भी है. ये ट्रांसपोर्ट लिक्विड है क्योंकि ये हार्ट द्वारा पंप किया जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, और वहाँ से वापस रिटर्न करके ये प्रोसेस फिर से रिपीट किया जाता है. ब्लड टिश्यू भी है और फ्लूइड भी है. टिश्यू इसलिए क्योंकि एक टिश्यू में डिफरेंट तरह की सेल्स होती हैं, या एक टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ये सारी सेल्स लिक्विड फेज में सस्पेंडेड रहती हैं और इस फेज को प्लाज्मा कहते हैं, और जो सेल्स हैं उनको हम कॉर्पसेल्स कहते हैं. अगर ब्लड का फ्लो बंद हो जाए तो उस ऑर्गेनिज्म की मिनट्स में डेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो के रुकने की वजह से बॉडी के अंदर एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाएगा. ये ब्लड है, बॉडी के अंदर बहता हुआ ब्लड है जिसमें डिफरेंट तरह की सेल्स देखने को आपको मिल रही हैं. वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं. डिफरेंट तरह की सेल्स हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, और ब्लड इन सभी सेल्स के साथ भी एक होमोजेनस फ्लूइड की तरह बहता रहता है. ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिक्विड कंपोनेंट जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और सॉलिड कंपोनेंट्स जिनको कॉर्पसेल्स कहते हैं. ना पहला कंपोनेंट प्लाज्मा, ये लिक्विड फेज है और इसमें 90% से अधिक पानी भरा रहता है या पानी से बना रहता है. प्लाज्मा में जो पानी होता है वो बॉडी सेल्स के पानी के साथ आराम से एक्सचेंज किया जा सकता है. इसी प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है, या बॉडी के अंदर टिश्यूज़ को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है. पानी जो प्लाज्मा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो इंडिविजुअल लिविंग सेल के लिए बहुत ज़रूरी है. प्लाज्मा के अलावा कुछ सेल्स होती हैं जो कॉर्पसेल्स कहलाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं. एक को कहते हैं आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, एक को कहते हैं डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड एक को कहते हैं हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स. The different types of cells are RBC, WBC and platelets. Collectively ये सारी सेल्स ब्लड सेल्स कहलाती हैं.
लिम्फोसाइट और फैगोसाइट सेल्स WBC बनाती हैं या ल्यूकोसाइट बनाती हैं। ब्लड की हर तरह की सेल एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन लेती है और उसको पूरा करती है। RBC का काम होता है या रेड सेल्स का काम होता है कि वो लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन को टिश्यूज़ को दे देते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है कि ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करे। लिम्फोसाइट्स का काम है कि वो बॉडी को इम्यूनिटी दे करके उसको रोगों से बचाए। और फैगोसाइटिक सेल्स दो वैरायटीज़ की होती हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स एंड एक मोनोसाइट्स। इनका काम है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर घुस जाते हैं उनको मार गिराए। अब ब्लड का कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार है। हमने बता ही दिया कि ब्लड इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द बॉडी। ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो मीजोडर्म से डिराइव्ड है। इसका कलर ब्राइट रेड होता है और pH 7.4 होता है, मतलब थोड़ा एल्कलाइन होता है। ये हल्का सॉल्टी होता है टेस्ट में और पानी से भारी होता है। एक ग्रोन अप एडल्ट में लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है जो उसके पूरे बॉडी वेट का 8% बनाता है। Now looking at the structure of blood, blood is divided into two constituents, एक सेल्यूलर और एक नॉन सेल्यूलर कॉम्पोजिशन। ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सेल्यूलर भाग और नॉन सेल्यूलर भाग। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है ब्लड का। देखिए, ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया है, सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर भाग आगे जाके प्लाज्मा बना रहा है, जबकि सेल्यूलर भाग ब्लड सेल्स के द्वारा बनता है। ये ब्लड सेल्स RBC, WBC और प्लेटलेट्स प्रकार की होती हैं। दो और सेल्स ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स पाई जाती हैं जो आगे जाके न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में डिवाइडेड रहती हैं। नाउ टेकिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट अगर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले ब्लड का सेल्यूलर कॉम्पोजिशन। ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, RBC या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब पहले बात करते हैं RBC की। RBC को रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। ये सर्कुलर होती हैं, बाइकॉन्केव होती हैं, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता मैच्योरिटी पे। इनका साइज़ 7 माइक्रोमीटर से का होता है और इनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है। इनका अमाउंट लगभग 5.1 से 5.8 मिलियन RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है एक एडल्ट मेल में, और फीमेल में ये अमाउंट थोड़ा कम होता है, 4.3 से 5.2 मिलियन RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर। इनका लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। अब WBC बदले में 2 तरह के भागों में डिवाइडेड रहती हैं, एक जो दानेदार भाग होता है और दूसरा जिसमें दाना नहीं होता, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सबके डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। एग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते और ये 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट ल्यूकोसाइट्स या WBC, इन्हें वाइट ब्लड कॉर्पसेल भी कहा जाता है। ये कलरलेस होती हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अमीबॉइड शेप की होती हैं और फैगोसाइटिक होती है। इनके अमीबिक होने की वजह से ये ब्लड कैपिलरीज
में से स्क्वीज़ आउट कर देती हैं और इस एक्शन को डायपेडेसिस कहा जाता है। इसका साइज़ 8 से 15 माइक्रोमीटर होता है। करीबन 5000 से 9000 WBC पर क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती है प्रति व्यक्ति के अंदर। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन होता है। ल्यूकोसाइट्स या WBCs 2 भागों में डिवाइड रहती है। इनमें ग्रैन्यूल्स हैं या इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं हैं। तो हम कहते हैं WBC आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स ये 3 भागों में डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब इंडिविजुअली देखते हैं इनको। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होती हैं और ये न्यूट्रल डाइस द्वारा स्टेन की जाती हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है और 3 से 5 लोब की होती हैं और इसीलिए इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स कहा जाता है। इनमें अराउंड 54 से 62% टोटल बनाती हैं ये WBC का, मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं ये बाय कॉम्पोजिशन। और इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटिक, और फैगोसाइटिक फंक्शन होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेती हैं। अब इओसिनोफिल्स ये वो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं जो एसिटिक डाइस से स्टेन हो जाती हैं, जैसे कि इओसिन। इनके अंदर बाइलोब्ड न्यूक्लियस है और ये टोटल WBC का 3% बनाती हैं। इनका फंक्शन है कि ये नॉन फैगोसाइटिक होती हैं और जब बॉडी किसी एलर्जी से सफ़र करता है तब इनका नंबर बढ़ जाता है। ये एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी देती हैं और अगर इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है बॉडी में तो उसे इओसिनोफिलिया कहा जाता है। बेसोफिल्स ये भी ग्रैनुलोसाइट्स हैं। ये साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं जो बेसिक स्टेन लेती हैं, जैसे मिथिलीन ब्लू। इनमें ट्विस्टेड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये अबाउट टोटल WBC का महज 0.5% बनाती हैं और इनका काम नॉन फैगोसाइटिक होता है। ये हिपैरिन नाम का एंटीकोगुलेंट रिलीज़ करती हैं और हिस्टामिन भी रिलीज़ करती हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। पहले बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट्स में बड़ा और गोल न्यूक्लियस होता है। ये टोटल WBC की 25 से 33% टोटल होती हैं। इनका फंक्शन एंटीबॉडीज़ बनाना होता है और ये बॉडी में इम्यून प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। एक ग्रैन्युलोसाइट्स एक और तरह की होती हैं जिनको मोनोसाइट्स कहा जाता है। ये सबसे बड़ी WBCs होती हैं और इनमें किडनी शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। ये लगभग पूरी WBC का 3 से 9% बनाती हैं। इनका एक्शन फैगोसाइटिक होता है और ये स्कैवेंजर के रूप में, मतलब ये एनगल्फ कर लेती हैं। टूट फूट जो जाती हैं सेल्स, उनको इनगल्फ करने का काम करती हैं। अब नेक्स्ट प्रकार की कॉर्पसल या सेल्स जो ब्लड में पाई जाती हैं उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। एक्चुअली ये प्लेटलेट्स सेल्स नहीं हो करके ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बोन मरो सेल्स के, और ये खुद सेल्स की तरह क्लासिफाई नहीं कर पाती। इनका फंक्शन होता है कि ये वैसो कंस्ट्रक्शन करती हैं, वेसल्स को सिकुड़ाती हैं। ये टेम्प्ररी एक प्लग बनाती हैं प्लेटलेट का, जिसके द्वारा ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। ये
प्रोकोगुलेंट सिक्रीट करती हैं, जिससे ब्लड का स्कंदन बढ़ाया जा सकता है या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। ये ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व भी कर लेती हैं। ये बैक्टीरिया जो घुस जाते हैं ब्लड में, उनको डाइजेस्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती हैं जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को अट्रैक्ट करते हैं उस जगह जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया होता है या जहाँ इन्फेक्शन होता है। ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी सिक्रीट करती हैं जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब ये थी सारी सेल्स जो ब्लड में पाई जाती हैं। अब ब्लड का वो हिस्सा जो सेल्यूलर नहीं होके नॉन सेल्यूलर होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। द लिक्विड फेज ऑफ ब्लड इज़ नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा ये ऑफ वाइट कलर का होता है या स्ट्रॉ कलर्ड होता है, हल्का अल्कलाइन होता है और गाढ़ा फ्लूइड होता है। इसमें भी 92% पानी भरा होता है और 10% सोल्यूट्स होते हैं और 7% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट, जैसे सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, हेपारिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, और ये क्लॉट फैक्टर्स की तरह काम करते हैं और फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कुछ और न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल भी पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। कुछ नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनिन भी पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्लाज्मा में पाई जाती हैं। कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जैसे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स भी प्लाज्मा का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं। इनके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस वगैरह पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइटली स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो ब्लड का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड तो अपन कर चुके। नाउ नेक्स्ट ब्लड का फंक्शन। ब्लड के फंक्शन को करने से पहले ब्लड का फंक्शन करते हैं, उसमें ब्लड बहुत तरह के फंक्शंस अंडरगो करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, रेगुलेशन का और प्रोटेक्शन का। अब इसमें ट्रांसपोर्ट का फंक्शन रेस्पिरेशन, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी गैसेस को अंदर और बाहर करने में मदद देता है। ये न्यूट्रिएंट या खाद्य पदार्थ कैरी करता है। देन हार्मोन्स कैरी करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और साथ ही मेटाबॉलिक वेस्ट भी बॉडी का कैरी करता है, क्योंकि ब्लड के एक्सचेंज ब्लड सेल्स से बॉडी सेल्स में और बॉडी सेल्स से ब्लड सेल्स में होते हैं। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड रेगुलेशन का काम करता है। तो रेगुलेशन में ये बॉडी का एक नॉर्मल पीएच मेंटेन करने के काम करता है। ये एडजस्ट करता है बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि अंदर होम्योस्टेसिस कंडीशन मेंटेन रहे, और साथ ही ये वाटर के कंटेंट्स को भी मेंटेन करता है, जिससे बॉडी का हाइड्रेशन लेवल एकदम बराबर रहे। इसके साथ ही साथ ब्लड का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे WBC हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज़ से बचाती हैं, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा वो बाहर से आए हुए किसी भी पदार्थ को खा जाती है, मार के खा जाती हैं, और साथ ही साथ होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करते हैं। सो दीज वर द डिफरेंट फंक्शंस द ब्लड अंडरगो। नाउ ब्लड के फंक्शन के साथ
प्लाज्मा का फंक्शन भी स्टडी करते हैं। प्लाज्मा ये एक ऑन्कोटिक प्रेशर उत्पन्न करती है, जिस प्रेशर की वजह से ब्लड टिश्यू और बॉडी सेल्स के बीच में वाटर का आदान प्रदान हो सके। प्लाज्मा प्रोटीन्स एम्फोटेरिक होते हैं और ये एसिड बेस बैलेंस का काम करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा और ब्लड में एक तरह का मूवमेंट देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में प्लाज्मा में प्रेजेंट फैक्टर्स मदद करते हैं। अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलेंस, कुछ हार्मोन्स और रासायनिक पदार्थ, ये सभी प्लाज्मा द्वारा संवहन किए जाते हैं। कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंस एंटीबॉडीज़ भी प्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार ब्लड एक संपूर्ण कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है और हमारे बॉडी को पर्टिकुलर होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में काम देता है। होम्योस्टैसिस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बॉडी के अंदर सभी तरह के फंक्शन सुचारू रूप से हो जाएं। तो विद दिस वी फिनिश विद द ब्लड। थैंक यू।